राज़ी इस्लामिक स्कूल जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू अदब क्लिप नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको अल राज़ी इस्लामिक स्कूल की ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम में खुशामदीद कहते हैं। हम अपनी उर्दू की दरसी किताब इल्म अदब से सबक नंबर 4 सफ़ा नंबर 9 सबक सरदार अब्दुर्रब नश्तर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके मकसद, इसको पढ़ने के मकासद: बच्चों को कायद-ए-आज़म के करीबी साथी और अजीब रहनुमा की खिदमत से रोशनास कराना, तहरीक पाकिस्तान के चंद पहलू उजागर करना। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में क़याम पाकिस्तान के लिए जिन रहनुमाओं ने दिलो जान से उनका साथ दिया, उनमें एक नुमायाँ नाम सरदार अब्दुर्रब नश्तर का भी है, जो एक नेक दिल इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे शायर और कौम का दर्द रखने वाले सियासतदान थे। सरदार अब्दुर्रब नश्तर 13 जून 1899 को पेशावर में पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल हन्नान खान रेलवे में ठेकेदार थे। सरदार अब्दुर्रब नश्तर ने पहले किंग एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में तालीम हासिल की। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की। फिर मज़ीद तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ये मुसलमानों का वो तालीमी इदारा है जिसे सर सैयद ने कायम किया था और जिसे कायद-ए-आज़म मुस्लिम इंडिया का असलाह खाना कहा करते थे। वहाँ की तालीम और तरबियत कुछ ऐसी थी कि जो वहाँ कदम रखता वो कौमी और मिली जज्बे से सरशार होकर निकलता था। अलीगढ़ में सरदार अब्दुर्रब नश्तर की मुलाकात मौलाना मोहम्मद अली जौहर से हुई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सोहबत में रहकर उनमें छुपे कौमी और मिली जज्बे के जौहर और चमक उठे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उन्हें प्यार से सामरी यानी जादूगर कहा करते थे, और वो इसलिए कि सरदार अब्दुर्रब नश्तर की शख्सियत में जादूगर की सी कशिश थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जब तहरीक खिलाफत का आगाज़ किया तो सरदार अब्दुर्रब नश्तर ने भी इसमें हिस्सा लिया। सरदार अब्दुर्रब नश्तर 1925 में 1925 में जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री लेकर पेशावर लौटे तो वहाँ वकालत शुरू कर दी। चंद ही दिनों में उनका शुमार बड़े बड़े कामयाब वकीलों में होने लगा। अगर वो चाहते तो वकालत से बहुत दौलत कमा सकते थे, मगर पैसा कमाना उनका मकसद हयात ना था। वो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते थे, चनांचा वो वतन की आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल हो गए। 1930 की सिविल नाफरमानी की तहरीक में वो पेश थे। अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया। वहाँ उन्हें बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई गई, लेकिन इन तकालीफ़ को बड़ी जवामर्दी और हौसले के साथ बर्दाश्त करते रहे और इनके अज़्म और इस्तक़लाल में कोई फ़र्क ना आया। सरदार अब्दुर्रब नश्तर पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस एक सियासी जमात थी जो मुसलमानों के अलग हुकूक पर जोर नहीं देती थी। ये सूरत हाल देखकर बहुत से मुसलमान कांग्रेस से दूर होने लगे। सरदार अब्दुर्रब नश्तर भी इससे अलहदा हो गए। जब कायद-ए-आज़म ने लंदन से वापस आकर मुस्लिम लीग की तंजीम नौ शुरू की तो सरहद मौजूदा नाम खैबर पख्तूनख्वा में जिस शख्स ने बाबाए कौम की आवाज़ पर लब्बैक कहा, उनमें सरदार अब्दुर्रब नश्तर सबसे आगे थे, जिन्होंने इस सूबे में मुस्लिम लीग को एक सियासी जमात बनाने में अहम किरदार अदा किया। इसी बिना पर सरदार अब्दुर्रब नश्तर को सरहद में कायद-ए-आज़म का नायब तस्वर किया जाता था। मुस्लिम लीग में शामिल होकर उन्होंने बड़ी बड़ी खिदमत अंजाम दी, जिनकी बदौलत वो जल्द ही अपनी कौम की आँख का तारा बन गए। कायद-ए-आज़म ने भी उनकी कायदाना सलाहियतों को भांप लिया और उन्हें 1936 में मुस्लिम लीग की मरकज़ी मजलिस आमला का मेंबर मुंतखब कर लिया। अब उन्हें कायद-ए-आज़म की और ज़्यादा क़ुर्बत हासिल हो गई और उन्होंने अपनी सियासी सलाहियत और जज्बे खिदमत से कायद-ए-आज़म का दिल जीत लिया। कायद-ए-आज़म उनकी शख्सियत से इतना मुतासिर थे कि उन्हें हर मामले में आगे आगे रखते थे। जब भी किसी अहम काम के लिए कोई कमेटी बनती, कोई वफ़द कहीं जाता, कायद-ए-आज़म उसमें अब सरदार अब्दुर्रब नश्तर को ज़रूर शामिल करते। कायद-ए-आज़म 1946 में शिमला कॉन्फ्रेंस में जिन 3 अहम मुस्लिम लीगी रहनुमाओं को अपने साथ लेकर गए थे, उनमें सरदार अब्दुर्रब नश्तर भी शामिल थे। फिर इसी साल जब वायसराय हिंद की ज़ेर निगरानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इश्तराक से अबूरी हुकूमत कायम हुई और इसमें मुस्लिम लीग की 5 नशिस्तों के लिए लोग नामज़द किए गए, तो उनमें भी सरदार अब्दुर्रब नश्तर शामिल थे।
اس کے بعد جب قیام پاکستان کی منزل آئی تو 14 اگست 1947 کی اہم تقریب کے انتظامات کرنے کے لیے قائد اعظم نے انہی کا انتخاب کیا۔ سردار عبدالرب نشتر نے اس حسن و خوبی سے یہ انتظامات کیے کہ قائد اعظم بھی دیکھ کر باغ ہو گئے۔ سردار عبدالرب نشتر کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کو جو فرائض بھی سونپے جاتے انہیں وہ پوری لگن اور جانفشانی سے انجام دیتے۔ قیام پاکستان کے بعد انہیں وزیر مواصلات بنایا گیا۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد وہ صوبے پنجاب کے گورنر بنے، جہاں وہ 12 اگست 1949 سے 24 نومبر 1951 تک فرائض انجام دیتے رہے۔ وہ 12 اگست 1949 سے 24 نومبر 1991 تک فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد جب وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا تو ان کو مسلم لیگ کی صدارت کا منصب دیا گیا۔ قوم نے ان کا اس منصب پر والہانہ استقبال کیا، اس لیے کہ قوم کا ہر فرد ان جیسے بے لوث رہنما کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ ایک بلند قامت سیاسی رہنما ہونے کے باوجود سادگی اور انکسار کا نمونہ تھے۔ جب وہ پنجاب کے گورنر تھے تو ان کے بیٹے سائیکل پر کالج جایا کرتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے قوم کے پیسوں کا غلط استعمال کبھی بھی نہیں کیا۔ اس عظیم رہنما کا انتقال 14 فروری 1958 14 فروری 1958 کو کراچی میں ہوا اور تدفین مزار قائد کے احاطے میں ہوئی۔ اس کے الفاظ میں پڑھیں گے۔ سرشار خوشی سے پرمست، مقصد حیات زندگی کا مقصد، بے لوث، بغیر کسی لالچ کے، جانفشانی، بہت محنت کرنا۔ ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس سبق سے سیکھا سردار عبدالرب نشتر ایک عظیم سیاسی رہنما تھے۔ قیام پاکستان کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ کلاس تم امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا، آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سردار عبدالرب نشتر نے اپنی پوری زندگی قوم کے لیے صرف کر دی اور اپنی خدمات سے قائد اعظم کا دل جیت لیا اور قوم کے لیے عظیم رہنما ثابت ہوئے۔ آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ موجود ہے، اپنے سبق یاد کیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔